नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीजी सेट 2024 के बाद की आपके आगे की रणनीति पे चर्चा करेंगे। मेन हमारी चर्चा का विषय होगा कि प्रश्न कहाँ से आए हैं, इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, अगला पेपर कब होगा। जैसे अभी कुछ आप देखे भी होंगे, पीडीएफ घूम रहा है कि इन विषयों की परीक्षा और लेना है, तो आपकी परीक्षा होगी कि नहीं। कई लोग हैं जिनको पता है कि सेट हो जाएगा उनका, तो एपी की तैयारी वो कैसे करें। और आपके मन में जो भी सवाल हैं कि कितने लोगों का होगा इस बार, पिछले बार से संभावना होने की ज़्यादा है कि कम है, ऐसे जो भी आपके मन में सवाल होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो है कि आपको पता होगा कि दिसंबर 2024 में 15 नए विषयों में सेट का पेपर होगा। इसमें 15 नए विषय जोड़े गए हैं, ये तो सबको न्यूज़ पता है। लेकिन अब असली दिक्कत ये है कि ये केवल 15 विषय पे होगा जो नए जोड़े गए हैं, या पिछले विषय में ही होगा। देखिए, जो अभी तक का मेरा अनुभव है और जो अभी तक का इतिहास है, कभी ऐसा नहीं होता कि अभी इस विषय में पेपर हुआ, अगला सेट केवल इन विषयों में होगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर पेपर होगा तो फिर से होगा सीजी सेट का, और जो पहले विषय थे वो तो रहेंगे ही, ये 15 नए विषय और जुड़ेंगे। अगर नहीं जुड़ते हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप उसके बारे में मांग करिए सरकार से कि हमको भी मौका दीजिए, जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और ऐसी कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। जैसे अब आप राष्ट्रीय लेवल से कंपेयर करोगे तो नेट साल में 2 बार होता है, तो सेट भी साल में 2 बार हो जाएगा, तो कोई ऐसा पहाड़ तो टूटेगा नहीं। और 19 के बाद से अभी तक सेट नहीं हुआ है, उस हिसाब से तो हम मान सकते हैं कि 5 साल में 2 बार सेट हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबल सभी विषयों में पेपर होगा, और अगर नहीं होगा तो आप उसके लिए अपनी मांग रख सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से, और आपकी मांग सुनी जाएगी क्योंकि वो जायज़ है। अगली चीज़ है कि कट ऑफ क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा सवाल है। मैसेज में भी हम लोग को आ रहा है कि भैया कट ऑफ क्या होगा, सर कट ऑफ क्या होगा। देखिए, क्योंकि कट ऑफ क्या होता है, हर विषय का अलग अलग होता है, तो मैं कुछ कॉमन चीज़ आपको बता देता हूँ जो सेम होगी। जैसे फिर मेरा पॉलिटिकल साइंस है, या जिन विषयों को मैं जानता हूँ उनका तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग सभी विषय वाले हो, तो एक कॉमन ट्रेंड बता सकते हैं हम लोग कि देखिए, पेपर 1 जो है पहले से कठिन था, ये आप सबको पता है। मतलब पहले का अगर आप देखोगे 17, 18 और 19 का, वो सीधे सीधे पेपर में आ रहा था, मतलब सीधे सीधे सवाल आ रहे थे। ये वाला पेपर कठिन है, ये कहीं कहीं से चिपकाए हैं। अब नेट का सवाल अगर आप चिपकाओगे, डीएसएसबी का सवाल चिपकाओगे, ऑप्शन वाला दोगे 1, 2, ए बी सी, तो कठिन हो जाते हैं सवाल अपने आप। तो आपका सवाल कठिन था। देखिए, रीजनिंग वाला सरल था, लेकिन रीजनिंग सबसे नहीं बनती, तो बाकी सवाल कठिन थे। पेपर 2 जो है अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटिकल साइंस तो कठिन था। मतलब पॉलिटिकल साइंस की अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो वो तुलना में कठिन था। देखिए, हर चीज़ तुलनात्मक होती है। आप बोलेंगे कैसे कठिन था, तो पहले जो पेपर था उससे कठिन था, वहीं से तो हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तीसरा फैक्टर क्या है कि 2019 में करीब 56-57 लोग फॉर्म भरे थे, 43,000 लोग एग्ज़ाम दिलाए थे, और उनमें से 2,500 लोग का सिलेक्शन हुआ। आपको पता होगा 6% रूल होता है, जिनको नहीं पता होगा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट में सीधा सीधा मान लें कि अगर 100 लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं, देखिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका विषय है पॉलिटिकल साइंस ही है, मान लीजिए इसमें अगर 100 लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं तो 100 का कुछ नंबर होगा अपना। परसेंट में अगर मान ले तो जो पहला व्यक्ति जो सबसे टॉप करता है उसका परसेंट आता है 60%, दूसरे का आता है 57, ये प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, तीसरे का आता है 56, चौथे का आता है 53, पाँचवें व्यक्ति का आता है 51, और छठे व्यक्ति का परसेंट आता है 47। तो ये टॉप 6 हैं। उसके बाद अगला हो सकता है 46.3, अगला हो सकता है 45.1, ऐसे करके अलग अलग लोगों का 100 लोग का परसेंट आएगा। मतलब 300 में जो नंबर होगा वो अपन प्रतिशत में निकाल लिए। तो कितने लोग का सिलेक्शन होगा, 100 अगर दिला रहे हैं तो 6 का होगा, अगर 500 दिला रहे हैं तो 30 का होगा, 6%। 1000 लोग दिला रहे हैं तो 60 का होगा, 10,000 लोग दिला रहे हैं तो 600 का होगा। तो आपके सब्जेक्ट में जितने लोग दिला रहे हैं उसमें से टॉप के 6% का चयन होगा। अब वो कैटेगरी वाइज भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए हर कैटेगरी की अपनी सीट होती है, तो कैटेगरी के ऊपर के 6% लोगों को ले लेते हैं। तो जो जनरल का कट ऑफ होगा, फिर ओबीसी का देखेंगे कि उनके 6% कितने हैं,
फिर एससी के देखेंगे, एसटी के देखेंगे, पीएच के देखेंगे और उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा। तो कट ऑफ क्या कहलाता है कि जो सबसे आखिरी बच्चा है, ये जो छठवां बच्चा है ना, इसका 47% है, तो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ होगा 47%। मतलब 47% से जिनका भी ज़्यादा आया उनका सिलेक्शन हो गया है, और 47% से जिनका भी कम आया उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कट ऑफ मतलब सबसे कम जो सेलेक्ट हुआ, जो छठवां व्यक्ति है उसका नंबर। अब आप समझ गए होंगे। तो इस समय जो है 43,000 में से 2,500 लोग का मोटा मोटा सिलेक्शन हुआ था। इस बार जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे करीब 1,65,000 कुछ लोग फॉर्म भरे थे। फिर व्यापम की आप साइट देखेंगे तो उन लोग जो निकाले हैं करीब 60% लोग पेपर 1 दिलाए, 59 पॉइंट कुछ प्रतिशत लोग पेपर 2 दिलाए। तो जो दोनों पेपर दिलाते हैं वहीं से कट ऑफ डिसाइड होता है। एक उसका क्राइटेरिया ये रहता है कि 40% आपको आना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि दोनों में अलग अलग आना चाहिए, दोनों पेपर मिला के 40% से ज़्यादा होना चाहिए आपका। तो 1,65,000 फॉर्म भरे, उनका 60% बैठे। कमी ये है कि देखिए अब फ्री में फॉर्म भराता है तो लोग भर देते हैं, बैठते नहीं हैं। इस परीक्षा में तो फिर भी ठीक ठाक बैठे, बाकी परीक्षाओं में तो और नहीं बैठते। हम लोग एक वीडियो भी लाए थे, लोग गुस्साते भी हैं। देखिए क्या होता है कि पैसा आपका है, मतलब 1 मिनट की बात, पैसा आपका है, मतलब सरकार आपके पैसे से ही तो चल रही। अगर आपके ऊपर नहीं लगेगी, फालतू खर्च नहीं होगा ये सब में, तो और कहीं लगेगा। तो कई परीक्षाओं में आप देखोगे 15% उपस्थिति, मतलब 100 लोग फॉर्म भरे, 15% लोग आए। तो वहाँ क्या दिक्कत होती है कि आप फॉर्म भरे, उस हिसाब से सेंटर अलॉट होते हैं, मतलब सभी के लिए सेंटर अलॉट होंगे, सभी के लिए क्वेश्चन पेपर छपेंगे, सभी के लिए आंसर शीट होगी, सभी के लिए इन्विजिलेटर आएंगे, सभी के लिए पूरा खर्च होगा। और 100 लोग के लिए खर्च हुआ और आए 15 लोग, तो बाकी जो पैसा है वो तो वेस्ट गया ना। तो उपाय क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्री मत करो, फ्री अच्छी चीज़ है, मतलब जिसको ज़रूरत है उसके लिए, लेकिन जिसको अगर नहीं दिलाना है ना उसके लिए फ्री नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें कर सकते हैं अपन, जैसे एक काम ये कर सकते हैं कि आप पहले फीस ले लो, जो भी नॉमिनल लेना, आप 10 रुपये ले लो, 20 ले लो। और मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी से 50 ले रहे ना, और अगर वो एग्ज़ाम दिलाता है उसको 60 रिफंड कर दो, मतलब आपके पास पूरा डाटा है, जो एग्ज़ाम दिलाता है उसको वापस कर दो 60 रुपये, मतलब एक्स्ट्रा दे दो। उससे भी सरकार को ना कम घाटा होगा अगर सरकार एक्स्ट्रा देने लगी। लेकिन ये जो फॉर्म भर के एग्ज़ाम नहीं दिलाते ना, उससे ज़्यादा घाटा होता है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि आप मत लो कोई फीस, लेकिन अगर कोई बच्चा एक फॉर्म भरा, जैसे मान लीजिए उसमें नहीं गया, दूसरा फॉर्म भरा उसमें भी नहीं गया, कुछ आप लिमिट कर दो कि अगर आप 2 फॉर्म भरते हो और लगातार परीक्षा में एब्सेंट रहते हो, तो जब तीसरा फॉर्म भरोगे ना तो आपको फीस लगेगी, पेनल्टी लगेगी। आप फिर आ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ तो रूल होना चाहिए जिससे कम से कम, ये तो 60% अच्छा लग रहा है देख के। जहाँ 15% उपस्थिति होती है ना, वहाँ थोड़ा सा लगता है कि यार क्या हो रहा है, और पैसा अपना है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि। तो 1,65,000 का 60% लोग एग्ज़ाम दिलाए, मतलब करीब 99,000। अब इनमें से 6% सेलेक्ट होंगे, मतलब 5,940 के आसपास। तो आप देख लो, पिछले बार 2,500 सेलेक्ट हुए थे, इस बार मतलब इसके 2 गुने से भी ज़्यादा, करीब करीब 2.25 गुने लोग सेलेक्ट होंगे। मतलब आपके सब्जेक्ट में जितने सेलेक्ट हुए थे उससे डबल होंगे। तो पेपर 1 कठिन था, लोगों की संख्या ज़्यादा है सेलेक्ट होने वाली, आपका सब्जेक्ट कैसा आया था वो एक फैक्टर है। अगर वो भी कठिन था तो कट ऑफ पिछले बार से कम 3 से 4% कम होगा। एक चीज़ और है कि लोगों की तैयारी बढ़ी है लेकिन तुलना में, तो इसलिए कट ऑफ उतना कम नहीं जाएगा। मतलब जनरली लोग बोलते हैं ना कि बहुत कम चल देगा क्योंकि पेपर कठिन था। पहले इतना लोग तैयार नहीं करते थे छत्तीसगढ़ के बच्चे, लेकिन इस बार ना तैयारी से दिए हैं। जैसे हम ही लोग का आप देखेंगे वीडियो तो खूब लोग देख रहे हैं, खूब रिस्पांस दे रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं ना, केवल फॉर्म नहीं भरे हैं। तो वो डिसाइड करेगा। जैसे मैं अपने पॉलिटिकल साइंस का बताऊं तो पिछले बार जितना कट ऑफ था उससे 2-3% कम हो जाएगा। आपका भी इन फैक्टर्स के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा। अगली चीज़ है कि ट्रांसलेशन। देखिए ये ना बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग भले शांतिपूर्वक आवाज़ उठाओ, भाई प्रेम से लेटर लिख दो, प्रेम से कुछ भी करो, जाके मिल लो, अपनी बात रखो, मतलब कोई हो हल्ला नहीं करना है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी बात ना पहुँचना चाहिए।
अब जैसे छत्तीसगढ़ हिंदी भाषा प्रदेश है, यहाँ का नियम ये है, बाकी जगह हम लोग जो एग्ज़ाम दिलाते हैं ना उसमें लिखा रहता है कि अगर हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत होती तो इंग्लिश को माना जाएगा। हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश में दिक्कत होती तो हिंदी को माना जाता है। और आप 5 से 6 सवाल हिंदी में ही नहीं दोगे तो ये तो पाप है ना, अत्याचार है, अन्याय है, क्या बोलेंगे, ये गलत है, मतलब सीधा सीधा गलत है। इसमें कोई लाग लपेट वाली कोई बात नहीं है। अगर गलत कोई चीज़ है तो वो है, मतलब कोई बच्चा जो हिंदी मीडियम का उसका कोई अपराध तो नहीं है। आपकी नई शिक्षा नीति बोलती है कि आपकी मातृभाषा को प्रमोट करें। अंग्रेजी भाषा को अगर आप इतना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, कोई भाषा, मतलब भाई मेरी मातृभाषा, आप ये करके देखो कि केवल हिंदी में सवाल दो, बवाल कैसे नहीं होगा। बोलेंगे इंग्लिश में क्यों नहीं दिए, ये क्यों नहीं दिए। तो हिंदी अगर किसी राज्य की मेन भाषा है तो वहाँ हिंदी में तो सवाल होना ही चाहिए। और ये जो भी लापरवाही किए है तो लापरवाही, मतलब कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इस लापरवाही के खिलाफ जो हैं, जो भी प्रोसेस है उसको थोड़ा सा सुधार होना चाहिए और आप लोग को अपनी डिमांड रखना चाहिए। देखिए बोनस मिले ना मिले जो भी हो वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम आगे ये चीज़ ना हो ना। आगे हो सकता है 15 सवाल इंग्लिश में आ गए तो फिर सिर्फ सीधा सीधा अन्याय है ना, गलत है। मतलब आपके साथ अगर कोई चीज़ भी गलत हो रही तो उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो वो मैं बोलूँगा कि ट्रांसलेशन जो है, अगर सवाल हिंदी में नहीं आए हैं तो वो गलत है। और जो भी संस्थाएं हैं जो इस अगर वो बात सुनती हों तो आपको ये समझना चाहिए कि लाखों बच्चे हैं जिनका भविष्य दांव पे है। और ये जो एग्ज़ाम है ना सीजी सेट का या नेट का, पॉइंट से लोग चूकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक सवाल से कितने लोग की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ऐसा बच्चा जो सेलेक्ट होने वाला था वो सेलेक्ट नहीं होगा। मतलब वो जो नहीं चूका है वो नहीं समझ सकता। मैं खुद जानता हूँ, मैं पहली बार जब नेट दिलाया था तो जेआरएफ के लिए पॉइंट से चूका था, एक सवाल से चूका था। तब ना एक सवाल की अहमियत समझ में आती। यहाँ तो 6-6 सवाल हैं, तो आपको इस टाइप की गलती तो नहीं करनी चाहिए। और जिनके साथ हुआ है उनको उसके लिए थोड़ा तो अपनी बात रखनी चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो। अगला है सवाल आपका, मॉडल आंसर कब तक आएगा भैया। तो देखिए मॉडल आंसर एक तो हम लोग डाल दिए, मतलब जो मेरे को समझ में आया, लेकिन असली तो व्यापम का ही रहता है। और मॉडल आंसर आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई सवाल ना हो सकता है गलत दे दें, तो आपको दावा आपत्ति करना पड़ेगा। मैं बताया ना एक एक सवाल की कीमत होती है, तो आपको दावा आपत्ति करना पड़ेगा। इसके लिए मॉडल आंसर जनरली 15, 20, 25 दिन में आ जाता है, तो आप उसका वेट कर सकते हैं, उससे मिला भी सकते हैं। और जो आपको लग रहा है कि मेरा गलत हो गया और ये विलोपित हो सकता है, उसके लिए आप दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि अब कैसे करें तैयारी। मतलब अभी तो चलिए एग्ज़ाम हो गया, अब क्या करें हम। तो देखिए 2-3 चीज़ है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, ट्रेंड में ये है कि आपके जो सवाल हैं ना वो कॉपी पेस्ट हो रहे हैं और लेवल बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। मतलब मैं अभी तक जो पढ़ा रहा था मेरे को लग रहा था कि यार 30-35 सवाल ना मैं मैराथन कराया हूँ 2 घंटे की, उसी से आ जाएगा। अगर वही लेवल रहता ना तो आराम से आ जाता, लेकिन लेवल बढ़ गया। अब अभी तक जो लेवल था उसी से हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर आप अभी तक यहाँ वहाँ की कॉपी कर रहे थे बाकी राज्यों के सेट के, अब आप कॉपी कर रहे हैं नेट से, मतलब यूजीसी नेट से, तो अगर आप लेवल बढ़ा रहे हैं तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर सेट अपना लेवल बढ़ा रहा है तो आपको भी अपना लेवल ऊपर करना पड़ेगा। मतलब वो केवल वो वाला ज्ञान नहीं चलेगा कि बस हम रट लिए, आपको थोड़ा सा हर चीज़ को समझना पड़ेगा, थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला ट्रेंड तो ये है कि आपको अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से करना पड़ेगा, जो नेट के पिछले साल के पेपर 1 हैं उनके करना पड़ेगा, अन्य राज्यों के सेट के पेपर हैं वो करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में जो सेट हो चुका है वो करना पड़ेगा। उससे क्या होता है ना कि आपको एक मदद मिलती है। आप जो मॉक टेस्ट दिलाते हो ना उससे अच्छा PYQ कर लो, वो सीधा सीधा रिपीट भी हो जाते हैं। अब देखेंगे मैं जो चर्चा किया हूँ मैं बताया हूँ कि भाई ये तो यहाँ से आया है और सेम सवाल है, खुद गूगल में सर्च कर लेना मिल जाएगा आपको सेम टू सेम सवाल। तो जो PYQ है वहाँ से सवाल आ रहे हैं। जो बनाने वाले हैं उनको मैं बोलूँगा कि बिल्कुल मत कॉपी किया करो, थोड़ा सा चेंज कर दो तो थोड़ा ओरिजिनलिटी आ जाती है ना। सेम कॉपी पेस्ट करने से फिर क्या बना रहे आप वाली बात आ जाएगी।
तो एक तो है PYQ, आपको अच्छे से करना है। दूसरी चीज़ है आप ना साथ ही साथ नेट की तैयारी करो। जैसे अब अभी तक आप लोग सेट आया छत्तीसगढ़ में, आपको लगा चलो भिड़ते हैं हो जाएगा। नेट भी ना सेट टाइप ही है, और उसका क्या है कि हर 6 महीने में होता है। आपके होने की संभावना भी ठीक ठाक है, और आप उसकी तैयारी करते रहेंगे ना, तो नेट अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो आप पूरे भारत में एलिजिबल हैं। सेट में तो केवल छत्तीसगढ़ में है, नेट हो गया तो आप MP में भी जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, UP में भी बन सकते हैं, राजस्थान में भी बन सकते हैं। भाई बाहर वाले ही क्यों हमारे यहाँ आए, हम भी जाएँ ना। मतलब भारत वाले पूरे दुनिया को कोसते थे ना कि यूरोप हमारे को गुलाम बनाया, ब्रिटेन बनाया, फ्रांस बनाए, ये बनाए। भाई भारत वाले भी तो जाके गुलाम बना सकते थे। मतलब वो योग्य है। मतलब आप किसी की बुराई करते हो कि बाहर वाले आके हमारी पोस्ट ले लेते हैं, वो ज़्यादा योग्य हैं इसलिए ले लेते हैं। आप अपनी योग्यता बढ़ाओ, आप जाके उनकी पोस्ट खींचो, आप जाके वहाँ जाके नौकरी करो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अब नेट की भी तैयारी करो, अपना लेवल बढ़ाओ और जाके दूसरे राज्यों में भी नौकरी करो। मतलब ये थोड़ी है कि हम यहीं बस करेंगे। तो हमको भी मतलब अपनी जो क्या बोलेंगे क्षमताएं हैं उनको पहचानना है और उसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करना है। मतलब मैं कभी बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो यहाँ के हैं और बाहर जाके करते हैं। बाहर वाले बहुत लोग को जानता हूँ यहाँ करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भी, क्योंकि हमारे लोग क्या है, सेट आया, अब अगला सेट आएगा तो दिलाएंगे, नेट हम लोग नहीं दिलाते। तो आप नेट के लिए भी तैयारी करिए, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका स्तर बढ़ेगा, दूसरा आगे अगर सेट ही आपका टारगेट है तो आगे जब भी सेट होगा तो वो नेट के पैटर्न में भी है, तो आपको मदद मिलेगी। अगली एक सवाल है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएगी। देखिए मध्य प्रदेश में तो वैकेंसी अभी आई है, फिर से आने की संभावना है। हरियाणा में आना ही है, UP में आना है, बिहार में आना है। इसीलिए मैं आपको नेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप बोलोगे भैया छत्तीसगढ़ की बताओ, तो छत्तीसगढ़ में वैकेंसी जो है, पोस्ट तो आप लोग देखे होंगे खूब चल रहा है कि इतनी खाली है, करीब 3000 के आसपास पोस्ट खाली है। नए नए कॉलेज भी बने, अभी बहुत सारे लोग रिटायर भी होंगे तो पोस्ट और बढ़ेंगी। लेकिन कब आएगा, इसकी बीच में थी ऐसी खबर कि एक चल रही फाइल की AP की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अभी जो माहौल बना है उसके हिसाब से 24 तो मुश्किल है, लेकिन 2025 आप मान सकते हो कि 2025 में वैकेंसी आ सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसकी हमको तैयारी करना चाहिए। क्यों आ सकती, क्योंकि सेट का एग्ज़ाम हुआ है। और हम लोग ना 2-3 चीज़ है, पहला तो इतनी ज़्यादा पोस्ट खाली है, दूसरा कारण ये है कि हम लोग MP को फॉलो करते हैं। MP में वैकेंसी आती फिर हमारे यहाँ आती, MP में आ गई तो हमारे यहाँ भी आ जाएगी। तीसरा कारण ये है कि जनरली सेट एग्ज़ाम के बाद वैकेंसी आती है, तो सेट एग्ज़ाम हो गया है तो वैकेंसी आ सकती है। मतलब ऐसी अफवाहों में मत पढ़ो कि अब नौकरी तो आएगी ही नहीं, नौकरी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता, पोस्ट आएंगी। अगली चीज़ है कि तैयारी कैसे करें। जब मतलब आप सेट दिलाने के बाद भी बनना तो AP ही है, तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो आप बेसिक समझ लीजिए कि AP में 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका छत्तीसगढ़ का GS, इसमें 50 सवाल आते हैं और 100 नंबर का होता है। दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट, इसमें 100 सवाल आते हैं और 200 नंबर का होता है। इनमें अगर आप सेलेक्ट हो गए तो होता है इंटरव्यू, ये 30 नंबर का होता है। मतलब 200 धन 100, 50 गुणित 2 धन 30, 330 नंबर का आपका पूरा खेल है। आपको इसी की, और जो लाइब्रेरियन स्पोर्ट्स ऑफिसर वाले हैं उनका भी सेम होता है, तो उनको इसकी तैयारी करना चाहिए। छत्तीसगढ़ GS आप चालू कर दो याद करना, सब्जेक्ट आपका वही है। मतलब इसीलिए मैं बोला कि नेट की तैयारी करोगे ना तो AP के लेवल का आपका बन जाएगा। तो सब्जेक्ट आपको नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी राज्यों में हुए वो पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के सेट का करना है। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और इंटरव्यू की तैयारी तो आप देख सकते हैं, हम लोग का एक और चैनल है CGPSC विथ राजन, उसमें हम लोग इत्मीनान से बताएं कि कैसे कैसे इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, कैसे कैसे आपको जवाब देना है। तो ये तैयारी, इंटरव्यू तो उस समय अपन कर लेंगे, चिंता मत करो। ये दोनों की तैयारी आप कर सकते हो। और अभी की स्थिति में मैं ये बोलूँ कि जब तक वैकेंसी नहीं आती आप यहाँ फोकस करो अपने विषय में। विषय से आपको जिसका सेट नहीं हुआ उसका भी विषय तैयार होगा, और CGGS फिर जब आता है तो हम लोग साथ में तैयारी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये हमारा आज का वीडियो था। जो ये मेन सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे थे, उनका मैं कोशिश किया कि आपको उत्तर देने की। आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, मतलब चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो जो भी हमारे PDF हैं, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, वो चालू रखेंगे। और आप लोग के जो भी सुझाव होंगे, देखिए मैं बताया ना कि ये प्रॉपर कम्युनिकेशन है। मैं अपनी बात भेज रहा हूँ, आप उसको यहाँ से इनकोड हो रही, आप उसको डिकोड करो, आप रिसीवर हो, और अपना फीडबैक भेजो कि सर हमको ये पढ़ना है, या भैया हमको ये पढ़ना है, पेपर 1 में ये और पढ़ा दीजिए, या जो भी आप हम लोग से चाहते हैं वो आप अपना फीडबैक लिखिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उन पे वीडियो बनाने की। जैसे अभी ये सब सवाल मेन आप लोग के आ रहे थे हम लोग के पास, तो हम लोगों ने एक मैं और बता देता हूँ, अगर कोई अभी तक देख रहा है तो वो योद्धा है। मतलब जनरली क्या होता है कि अभी वो इंस्टाग्राम रील का ज़माना है ना, तो लोग 10-15 सेकंड देख के बंद कर देते हैं। तो ये हम लोग का नंबर है, अगर आपको ऐसी कोई पर्सनल दिक्कत भी होती है तो इसमें मैसेज कर दीजिएगा। परेशान मत होना कि भैया तुरंत रिप्लाई नहीं दे रहे, मतलब बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दें। कोई ऐसी दिक्कत होती है जो आपकी पर्सनल हो कि भाई इसको कैसे पढ़ें, इसके लिए क्या करें, या मेरा कई लोग का आता है कि PSC करें कि व्यापम करें कि ये करें, तो ऐसी कोई दिक्कत है तो पर्सनल पूछ सकते हैं। और जो भी आपके सुझाव कमेंट में बिल्कुल भेजिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।